हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज फिजिक्स का टॉपिक दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, प्रक्षेप्य गति, इन तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चन जो भी इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के सारे क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु ए से शुरू होती है, बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर बिंदु ए पर वापस आती है। यदि ए और बीच की दूरी 20 मीटर है तो वस्तु का निव्वल विस्थापन कितना होगा? दोस्तों, एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर हमको विचार करना है। वह एक बिंदु है ए, एक बिंदु क्या है हमारा ए है, जो ए से जाती है कहाँ तक? बी तक जाती है और वापस कहाँ पे आ जाती है? वापस ए बिंदु पर आ जाती है। तो दोस्तों, वस्तु का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा 0 मीटर। 0 मीटर, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ए से गई और वापस ए में आ गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? 0। अगर दोस्तों आपसे दूरी पूछ लेता कि दूरी कितनी है, तो 20 मीटर गई, ए से बी की बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर गई और आई 20 मीटर, तो दूरी अगर पूछता तो हम 40 मीटर इसका आंसर दे देते। लेकिन विस्थापन पूछा है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु वापस अपने स्थान पर वापस आ गई है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, विस्थापन से तात्पर्य प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी से है। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक जाती है तथा पुनः बिंदु ए पर वापस आ जाती है और ए तथा बी के बीच की दूरी यदि 20 मीटर है तो उसका निव्वल विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी? दोस्तों, एक पिंड है जो ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी 0 और 10 मीटर। कैसे होगी 0? दोस्तों, एक पिंड है, मान लीजिए एक पिंड है जो हमने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, वो 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5 मीटर की, और फिर नीचे गिरता है। अब वो नीचे गिरना स्टार्ट किया तो नीचे आएगा तो यहीं अपने बिंदु पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट फेंका था हमने। तो विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन तो 0 हो गया। अब दूरी की बात करें दोस्तों, तो ऊपर गया 5 मीटर और फिर नीचे 5 मीटर आया, तो टोटल 10 मीटर। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। यदि पिंड को ऊपर फेंका जाता है और वह फिर वापस उसी बिंदु पर गिरता है तो इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी? हमारी समान हो जाएगी। अतः विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? 0 मीटर। अब तय की गई दूरी जो है दोस्तों, ये पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है। पिंड 5 मीटर ऊपर जाता है और फिर 5 मीटर नीचे आता है, तो कुल दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? 5 + 5 10 मीटर। अतः पिंड का कुल विस्थापन 0 मीटर होगा और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? अभी हमने आपको बताया क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। विस्थापन वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है तथा यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के डैश के बराबर होता है। दोस्तों, स्थिर वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन के बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि
एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। तो दोस्तों वह भौतिक राशि है हमारी दूरी। दूरी जो है ये एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, दूरी किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होती है। दूरी एक कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? दोस्तों किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए जो स्थिति आवश्यक है वो है जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होना आवश्यक है, अर्थात वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है और दूरी तय करने के पश्चात यदि वह उसी स्थान पर वापस पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में तय की गई दूरी का कुछ निश्चित मान तो होता है परंतु विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी जो है दोस्तों यह भौतिक राशि ऐसी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती। जबकि बल, त्वरण एवं वेग सदिश राशि है जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। किसका? बल, त्वरण और वेग का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा दूरी और विस्थापन का उपयोग। दूरी और विस्थापन का उपयोग दोस्तों एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इसके विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगी। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। दोस्तों वेग और समय का गुणनफल जो है ये हमें विस्थापन प्रदान करता है। विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। दोस्तों वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दोस्तों यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? वस्तु का विस्थापन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यदि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्योंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाएगी? शून्य होगी। अतः वस्तु का कुल विस्थापन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 100 मीटर ऊपर गई, 100 मीटर 200 मीटर हो जाएगी। यहाँ देखिए 200 मीटर कहीं दिख रहा है कि आपको? नहीं दिख रहा है, तो मतलब दूरी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें विस्थापन की। 100 मीटर ऊपर गई दोस्तों और वापस अपने स्थान पर आ गई तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो जो वस्तु द्वारा विस्थापन होगा दोस्तों ये होगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु O तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इस विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों चाल और वेग के सारे क्वेश्चन, स्पीड एंड वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान कार डैश का उदाहरण है। दोस्तों सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान कार, ये हमारा उदाहरण है एक समान गति का। किसका उदाहरण है? एक समान गति का उदाहरण है। दोस्तों सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान कार सरल रेखीय एक समान गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में होती है जहां वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है। इस गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है। दूसरा, वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति है। पहला वाला सत्य है दोस्तों, दूसरा वाला भी हमारा सत्य है। पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, गलत दोस्तों। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है, ठीक है दोस्तों। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या है? गलत है। बाकी अन्य तीनों विकल्प क्या है? हमारे सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? दोस्तों, एक समान गति का उदाहरण है हमारा सीधी पटरी पर अपरिवर्तित चाल से चलती हुई रेलगाड़ी जो है ये एक समान गति का उदाहरण है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को हम एक समान गति के रूप में जानते हैं। एक सीधी पटरी पर अपरिवर्तित चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान गति का उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जाए तो 15 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? दोस्तों, एक वस्तु है जो कि विराम अवस्था से उसे गिराया जाता है, 15 सेकंड बाद उसका वेग हमको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे हमको प्रारंभिक वेग जो दिया गया है वो क्या है? यू कितना है हमारा? 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से गिराया जा रहा है। वी कितना है दोस्तों हमारे पास में? अंतिम वेग कितना हो रहा है उसका? अंतिम वेग हमको निकालना है दोस्तों। समय कितना है हमारे पास में? 15 सेकेंड है। और जी का मान कितना दिया गया है? 9.8, यही दिया गया है दोस्तों। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। हम एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, v बराबर होता है, गति का फॉर्मूला है v बराबर होता है u प्लस at होता है। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं v बराबर u प्लस gt, या ये लिख सकते हैं v बराबर u माइनस gt। माइनस क्यों लिए? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है नीचे की तरफ तो प्लस होता है, अगर नीचे की तरफ वस्तु आ रही है तो प्लस, ऊपर की ओर लेंगे तो माइनस। जी का मान, ये हमारी वस्तु है दोस्तों, अगर ऊपर की ओर वस्तु जा रही है तो जी का मान क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, और नीचे की तरफ है तो जी का मान क्या होगा? प्लस में होगा। अब वस्तु कहाँ आ रही है दोस्तों? गिराया जा रहा है, मतलब वो पृथ्वी की ओर आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है ना, मतलब प्लस में होगा। जी का मान क्या होगा? प्लस में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? चलिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, v बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v बराबर u प्लस एटी, या gt भी कर सकते हैं, चलिए एटी ही रख लेते हैं, यहाँ g का मान रखना है। v हमको निकालना है दोस्तों, यहाँ पे v हमको निकालना है, u हमारा 0 है, g का मान कितना है? 9.8 है, और समय कितना है हमारे पास में? 15 सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? v बराबर ये हो जाएगा 9.8 इंटू 15, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लिख ले, ठीक है। 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 27 की 7 हासिल का है 2, 3 चौ 12 और 2 14, 147 कितना? मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? दोस्तों, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो जो सही वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एक नियत चाल से गति करती है। यही क्या है? एक समान गति के लिए सत्य है, ठीक है दोस्तों। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो वस्तु एक नियत चाल से गति करती है। एक समान गति में वस्तु की गति और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की एक समान गति होती है, कितनी? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार जो है डैश से गतिमान है। तो असमान त्वरण से गतिमान होती है दोस्तों, जब एक चाल समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तब। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण में गतिमान है। किसमें? असमान त्वरण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? दोस्तों, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड जो होगा ये होगा एक समान गति में। किसमें होगा? एक समान गति में होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, यदि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है तो पिंड एक समान गति में है। तो ऑप्शन
डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। जब पिंड क्या हो, जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो तो जो है किसी पिंड का औसत वेग जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य के द्वारा दिया जा सकता है, जब एक समान त्वरण से गतिमान हो हमारा पिंड। ठीक है दोस्तों, जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो तो किसी पिंड का औसत वेग जो है किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। तो औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने क्या निकाला है, औसत, औसत ही मतलब समांतर माध्य। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ जो होता है एक ऋजु रेखी होता है। कैसा होता है, ऋजु रेखी होता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ एक ऋजु रेखी होता है। एक समान गति को किसी वस्तु के गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और उस रेखा के सभी बिंदुओं पर उसका वेग स्थिर रहता है। यह समय के समान अंतराल पर समान दूरी तय करती है। यदि वस्तु का वेग बदल दिया जाता है तो इसे असमान गति के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कारण कार किस प्रकार की गति में है। दोस्तों, कार जो है ये असमान गति में है। किसमें है, असमान गति में। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, यह कार की असमान गति को दर्शाता है। यदि वस्तु अलग अलग गति से यात्रा करती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती तो यह असमान गति कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो डैश होगा। दोस्तों, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। ठीक है, देखते हैं अगला। दोस्तों, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण की बात करें, यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विराम अवस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, औसत वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0 मीटर। क्यों, क्योंकि वो वापस उसी दिशा में अपने स्थान पे वापस आ जा रही है, इस वजह से। दोस्तों, किरण जो है जहां से चलती है वहीं वापस आ जा रही है, अतः उसका विस्थापन क्या है, 0 है। तो इसलिए औसत वेग भी क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। दोस्तों, किसी वस्तु का त्वरण जो है ये वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। क्या है, वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। दोस्तों, किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, उसे हम वेग बोलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम बोलते हैं वेग समय ग्राफ। क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ बोलते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। त्वरण बराबर क्या होता है, dv अपॉन में dt। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं त्वरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो है ये वस्तु की दिए गए समय अंतराल के दौरान की गति को दर्शाता है। समय अंतराल के दौरान की गति को दर्शाता है औसत चाल और औसत वेग।
जब कोई वस्तु एक चाल क्या होती है दोस्तों, चाल होती है जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। बात करें वेग की, तो कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का हम वेग या वेलोसिटी कहते हैं। वेग v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल होता है वेग बराबर। अतः चाल और वेग की परिभाषा से स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान उस वस्तु की गति को दर्शाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। दोस्तों एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति जो है ये असमान गति का उदाहरण है। कैसी गति का उदाहरण है, असमान गति का। दोस्तों एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या हो, दोस्तों तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। क्या होता है, जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। दोस्तों तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में क्या हो, शून्य त्वरण हो। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और यह एक ऐसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक त्वरण का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं क्या, वेग। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। दोस्तों विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा विमा क्या होती है, LT-1 होती है। यह एक कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम बोलते हैं असमान गति। क्या बोलते हैं, इसे हम असमान गति बोलते हैं। दोस्तों जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय नहीं करती तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। ठीक है, असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो असमान गति होती है इसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो एक वक्र रेखा होता है। देखिए एक वक्र रेखा। ठीक है, दूरी समय ग्राफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। दोस्तों गति करती हुई जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों ही हो सकता है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति की दिशा निर्दिष्ट करती है, तो ये मात्रा है दोस्तों हमारी वेग। वेग जो है चाल के साथ इसकी गति की दिशा निर्दिष्ट करती है। दोस्तों भौतिक मात्रा वेग जो है ये चाल के साथ साथ किसी वस्तु की गति की दिशा को भी निर्दिष्ट करती है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात 1 सेकेंड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, वेग के रूप में। दोस्तों किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जो विस्थापन पर निर्भर करती है। किस पर, विस्थापन पर। जबकि चाल एक अदिश राशि है जो दूरी पर निर्भर करती है। किस पर, दूरी पर। वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक। दोस्तों अब देख लेते हैं प्रक्षेप्य गति के सारे क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो ये कोण है दोस्तों 45 डिग्री। 45 डिग्री कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी क्या करेगी, तय करेगी। दोस्तों जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास मतलब दूरी तय करती है। ठीक है, परास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g। यहाँ दी थीटा 45 डिग्री है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, परास रेंज क्या हो जाएगी, u² sin 2 × 45, तो u² sin 90/g। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, u²/g हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आर मैक्सिमम बराबर u²/g के हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। दोस्तों किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ जो होता है ये एक परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है।
दोस्तों प्रक्षेप्य गति गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु को पृथ्वी की सतह के निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप्य के पथ को प्रक्षेप्य वक्र कहा जाता है और प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 3 टॉपिक जो हमने आपको करवाए। अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो होगा हमारा त्वरण, एक्सीलरेशन के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।